नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। जैसा कि आपको पता है अपन प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की एक क्लास लेते हैं, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 5 जनवरी। आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। इस क्लास के अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल की क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसको अपन अंत में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कहाँ आयोजित आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए? आपको पता है कल एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 दिए गए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम में दिए गए थे जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024। वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली के अंदर वो आयोजित हुआ था। आपको ध्यान रखना है ये पीयूष गोयल जी हैं, ये जयशंकर जी हैं विदेश मंत्री। इन दोनों ने शुभारंभ किया था। पूरा मैटर क्या है डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करते हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 भी प्रदान किए थे। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 की मेजबानी वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको डीपीआईआईटी बोलते हैं, उसके द्वारा की जाती है 3 श्रेणियों के अंदर, जिसके अंदर जिला हो गया, राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए और विदेशों में भारतीय मिशनों के लिए कुल 24 पुरस्कार दिए गए थे। ये पुरस्कार कौन कौन से थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना है। 3 श्रेणियों में 24 पुरस्कार दिए गए थे। मेजबानी कौन कर रहा था? तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इसकी मेजबानी कर रहा था। और इसके अंदर प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया था? तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 नाम था। और इसके अंदर डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल थे। उन्होंने उस उत्सव का उद्घाटन किया था नई दिल्ली के अंदर। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? छात्रों के प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा गुणोत्सव 2024 शुरू किया गया? तो गुणोत्सव 2024 है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसके अंदर क्या किया जाएगा वो क्वेश्चन में लिख रखा है। छात्रों के प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन इस प्रोग्राम में किया जाएगा। तो असम सरकार, असम राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है। या इस फोटो में भी आपको दिख रहा होगा असम गवर्नमेंट लॉन्च ये जो गुणोत्सव 2024 है, ठीक है। पूरा मैटर क्या है? इसे राज्य के 35 जिलों में 43,498 सरकारी स्कूलों के लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन के लिए लॉन्च किया गया है। तो एक बड़ा प्रोग्राम है। गुणोत्सव असम सरकार की एक पहल है। राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को कवर कर रही है। राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शुरू होने वाली इस मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए 18,098 बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। तो 18,098 लोग इसको कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर 35 जिलों के अंदर 43,498 सरकारी स्कूल में 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन किया जाएगा। असम राज्य सरकार ऐसा करेगी। मूल्यांकनकर्ताओं में राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, विधायक होंगे, मुख्य सचिव होंगे, कॉलेज शिक्षक होंगे और सरकारी अधिकारी इसके अंदर शामिल होंगे जो मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। गुणोत्सव 2024 प्रत्येक बच्चे में सीखने के अंतराल की पहचान करेगा और ग्रेड विशिष्ट परिणामों के साथ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करेगा, ठीक है। 2017 में पहली बार गुणोत्सव का आयोजन किया गया था और 2024 में भी इसका आयोजन हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरी 2-3 क्लासें आप कंटिन्यूटी देख लीजिए। उसके अंदर आप एक बार कंटेंट देखिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप रेगुलर देख सकते हो। बहुत ही शानदार क्लासें प्रोवाइड कराता हूँ। प्रतिदिन आपको क्लास मिलती है सुबह 6 बजे। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो। नियुक्तियों में से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने पद ग्रहण कर लिया है। यह है दिनेश के त्रिपाठी जी की फोटो, जो कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख है। पूरा मैटर क्या है? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने वाइस एडमिरल संजय जय सिंह की जगह ली है। तो इस लाइन को पूरा याद रखोगे कैसे कि वाइस एडमिरल जो दिनेश के त्रिपाठी है उन्होंने किसकी जगह ली है? तो इनसे पहले जो भारतीय नौसेना थी उसके उप प्रमुख कौन थे? संजय जय सिंह थे। अब वो अपने पद को छोड़ेंगे और नया पद ग्रहण किया है दिनेश के त्रिपाठी जी ने। दिनेश के त्रिपाठी जी है वो पश्चिम नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे पहले, और अब नए पश्चिमी नौसेना के कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं संजय जयसिंह। तो दोनों के जो पद थे उनको एक्सचेंज किया गया है। दिनेश के त्रिपाठी 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे।
वे पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत थे, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया गया है। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र भी हैं। इन्होंने नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्ध पोतों पर सिग्नल संचार अधिकारी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अधिकारी के रूप में कार्य भी किया है, तो इंपॉर्टेंट है, इनको लेकर ये सारे डाटा आप याद कर लेना, ठीक है। मेन इसमें क्या चीज है कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? दिनेश के त्रिपाठी ने किया है। किनकी जगह लिए? संजय जय सिंह की जगह लिए। पश्चिमी नौसेना कमान के जो फ्लैग ऑफिसर थे दिनेश के त्रिपाठी, अब उनकी जगह बनेंगे संजय जय सिंह, तो दोनों को आपस में चेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा मिला है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य है जिनके हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की जो हट्टी समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। ये हट्टी समुदाय के कुछ लोग हैं, पूरा मैटर क्या है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिले के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। तो जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ का जो सिरमौर जिला है वहाँ का ये हट्टी समुदाय है। हट्टी समुदाय के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो उसके अंदर अगर मान लो कि हट्टी समुदाय इन दिनों करंट में तो पूछा जा सकता है हट्टी समुदाय के बारे में। हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है जिसका मुख्य व्यवसाय घरेलू फसलें, सब्जियां, मांस और ऊन बेचना इनका मुख्य व्यवसाय है। हट्टी 154 पंचायत क्षेत्रों में रहते हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार इस समुदाय के सदस्यों की संख्या 2.5 लाख थी। हट्टियों की वर्तमान जनसंख्या लगभग 3 लाख है, यानी 2011 की जनगणना के हिसाब से तो 2.5 लाख हट्टी थे, लेकिन अब वर्तमान के अंदर अगर अनुमान लगाया जाए तो 3 लाख हट्टी समुदाय के लोग हैं जो कि 154 पंचायत क्षेत्रों के अंदर रहते हैं और सिरमौर जिले के अंदर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और ये समुदाय है जो घरेलू फसलें हो गई, सब्जियां हो गई, मांस और ऊन बेचने का कार्य करती है। हट्टी लोग खुम्बली नामक एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित होते हैं। तो जो हट्टी लोग हैं वो खुम्बली नामक एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित होते हैं। हट्टी समुदाय गिरी और टोस नदियों के बेसिन में रहते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हट्टी समुदाय है वो गिरी और टोस नदियों के बेसिन में रहते हैं। खुम्बली नामक एक पारंपरिक परिषद द्वारा ये शासित होते हैं। इनकी 2011 की जनगणना के हिसाब से 2.5 लाख आबादी थी, लेकिन वर्तमान में लगभग 3 लाख आबादी 154 पंचायत क्षेत्रों में रहते हैं। एक घनिष्ठ समुदाय है जिसका व्यवसाय घरेलू फसलें, सब्जियां, मांस और ऊन बेचना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के अंदर ये रहते हैं और इनको अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिया गया है। ये पूरा मैटर था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 का ताज पहना है? ये क्वेश्चन कल ही सुर्खियों में था, पूरे दिन सुर्खियों में चल रहा था कि किसने मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 का ताज पहना है? तो रूपिका ग्रोवर। रूपिका ग्रोवर ने मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 का ताज पहना है। ये उनकी फोटो है। पूरा मैटर क्या है अपन डिटेल एनालिसिस से समझते हैं। जम्मू की 55 वर्षीय मॉडल और अभिनेत्री रूपिका ग्रोवर मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की सबसे उम्रदराज विजेता बनी है। तो ये जो इस अवार्ड की हिस्ट्री है, मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 जो अवार्ड है उसकी हिस्ट्री में सबसे उम्रदराज विजेता बनी है। 55 वर्ष की मॉडल है, अभिनेत्री रूपिका ग्रोवर। देखिए फोटो देख के आपको लग रहा है कि ये 55 वर्ष की है, ब्यूटी है भाई। रूपिका ने बोल्ड एंड ब्यूटीफुल क्लासिक, फिट क्लासिक और टैलेंटेड क्लासिक जैसे कई उपशीर्षक भी जीते हैं। यानी उसी प्रोग्राम के अंदर कुछ और अवार्ड भी जीते हैं जिसके अंदर बोल्ड एंड ब्यूटीफुल क्लासिक, फिट क्लासिक, टैलेंटेड क्लासिक जैसे पुरस्कार थे। इसके अलावा जो मुख्य हाईलाइट चीज है वो ये है कि मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 का खिताब किसने जीता है? रूपिका ग्रोवर ने जीता है, जो कि सबसे उम्रदराज ये पुरस्कार जीतने वाली महिला बनी है। 75 वर्ष की है और जम्मू कश्मीर राज्य की, ठीक है। यह है रूपिका ग्रोवर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन कहाँ शुरू हुआ है? तो एक्सरसाइज जो डेजर्ट साइक्लोन है वो राजस्थान के अंदर शुरू हुआ है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में जो थार का मरुस्थल है वहां पर ये एक्सरसाइज शुरू हुआ है। यह है इंडिया की सेना जिसकी ये उस दिन की फोटो है और ये भारत और यूएई के मध्य हो रहा है, ठीक है। ये यूएई का फ्लैग और यूएई की सेना है। पूरा मैटर क्या है डिटेल एनालिसिस में अपन समझते हैं। भारत और यूएई के मध्य एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन हो रहा है राजस्थान के उत्तर पश्चिम के अंदर थार के मरुस्थल के अंदर, ठीक है। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है क्या? तो ये भारत और यूएई के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये एक पखवाड़े तक चलने वाली ड्रिल है, यानी 15 दिन तक चलेगी, ठीक है। इसका उद्देश्य शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखकर और साझा करके अंतर संचालनीयता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सितंबर 2008 में अबू धाबी के अल दफरा स्टेशन ने संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच पहली बार संयुक्त वायुसेना अभ्यास की मेजबानी की थी।
तो ये लाइन मैंने क्यों डाली है, तो आपको ध्यान रखना है जो एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है वो भारत और यूएई के मध्य होता है, लेकिन भारत और यूएई के मध्य जो पहला वायुसेना अभ्यास है वो 2008 के अंदर हुआ था, अबू धाबी के अंदर अल धबरा स्टेशन के अंदर। तो भारत और यूएई के इतने पुराने संबंध है। इसके अलावा भारत ने अबू धाबी में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में नियमित रूप से भाग लिया है। भारत जो अबू धाबी के अंदर द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी होती है उसके अंदर नियमित रूप से भाग लेता है। तो भारत और यूएई की ये सैन्य संबंध है जिसके चलते भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान के उत्तर पश्चिम में हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब बात यूएई की हुई है तो यूएई के बारे में स्टेटिस्टिक्स जी के अपन कवर कर लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। जो यूएई है वो मध्य पूर्व एशिया के अंदर स्थित एक देश है। ये वर्ल्ड का मैप है जिसके अंदर ये एशिया महाद्वीप है, यहाँ तक एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इसके इधर अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, तो जो संयुक्त अरब अमीरात है वो मध्य पूर्व एशिया के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर है, ये इसकी बड़ी फोटो है, यूएई का बड़ा मैप है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात देश की राजधानी आबू धाबी है। कहाँ पर है? आबू धाबी है। आधिकारिक भाषा क्या है? तो अरबी। यूएई की आधिकारिक भाषा अरबी है। आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है जो यूएई की आधिकारिक मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति। एक बार नाम पूरा याद कर लेना आप, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। अगला क्वेश्चन क्या है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है, एक साउथ अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका एक देश है, उसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फेलिक्स त्शेसिकेदी जो है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। ये उनकी फोटो है फेलिक्स त्शेसिकेदी की, और ये लगातार दूसरी बार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में स्टैटिस्टिक्स जीके क्या बनता है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये वर्ल्ड का मैप है, अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इससे इधर के अंदर ये एशिया महाद्वीप है, यहाँ से मैंने आपको पहले ही बताया था ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य के अंदर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य पड़ता है, ये इसका मैप है। ठीक है, और ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका दूसरा सबसे बड़ा देश है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश की राजधानी कौन सी है? तो कांगो किनशासा। कांगो किनशासा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश की राजधानी है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। कौन सी है? फ्रेंच है। आधिकारिक मुद्रा है कांगोलेंस फ्रैंक, जिसको सीडीएफ भी बोलते हैं। कांगोलेंस फ्रैंक है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति है फेलिक्स त्शेसिकेदी, जिनकी फोटो ये मैंने आपको बता दी है, दूसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कल की क्लास के अंदर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसके अपन आंसर अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधांश पंत को। सुधांश पंत है वो राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, ये उनकी फोटो है सुधांश पंत की। राजस्थान के अंदर अभी कुछ चेंजमेंट हुए, राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव थे जिसके अंदर कांग्रेस पहले सरकार थी लेकिन अब वो सरकार हारी और नई सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, और नए मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा। दो डिप्टी सीएम बनाए गए राजस्थान के अंदर, एक है दिया कुमारी, एक है प्रेम सिंह बेरवा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ राजस्थान के मुख्य सचिव भी चेंज हो गए हैं। इनसे पहले राजस्थान के मुख्य सचिव थी उषा शर्मा जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, और नए मुख्य सचिव बने हैं सुधांश पंत, ये उनकी फोटो है। कल के क्वेश्चंस ये थे। अब आज का एक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसको पीएमवीवाई बोलते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या पुदुचेरी? इन चारों में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे पहले पीएम विश्वकर्मा योजना लागू हुई थी? पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में अगर कोई बच्चा डिटेल में जानता है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे आप एक चीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी करते हो, मैं उस एग्जाम से रिलेटेड आपको कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल का कंटेंट मैं लगातार आपको दे रहा हूं। शाम को 6 बजे क्लास आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल, और जो एसएससी जीडी है उसकी सुबह 6 बजे अपनी करंट अफेयर की क्लास आती है। तो लगातार अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए अभी लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे प्रतिदिन सुबह आपको करंट अफेयर की और प्रतिदिन शाम को आपको जीके की क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।